अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई नाउन दो या ज्यादा लफ्जों से मिलकर बना हो, आखिरी लफ्ज के आखिर पर अपोस्ट्रोफी लगाएं और बाद अज़ां ऐसा लगाएं। अब देखो कुछ नाउन होते हैं जो दो से तीन अल्फाज से मिलकर बनते हैं, तो उसके अपोस्ट्रोफी लगाने का तरीका बता रहा है। देखिए इन करेक्ट सेंटेंस देखें, माई फादर्स इन लॉज हाउस, यानी कि मेरे ससुर का घर। अब इसमें फादर इन लॉ, ये यानी कि पूरा वर्ड है, तीन लफ्जों पर मुश्तमिल है, फादर इन लॉ। तो आपने जो आखिरी लफ्ज होगा उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगानी है, माय फादर इन लॉज हाउस। गवर्नर जनरल पावर, अब गवर्नर गवर्नर जो है ना इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी हटा देंगे, गवर्नर जनरल्स पावर, गवर्नर जनरल्स पावर, आखिरी लफ्ज के ऊपर आपने अपोस्ट्रोफी और एस लगाना है। जब किसी बेजान चीज को जानदार बनाया दिया जाए यानी पर्सोनिफाई कर दिया जाए, तो नाउन के आखिर में अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाएंगे। अब यहां पर एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि किसी नाउन को के एक बेजान चीज है, आप उसको जानदार की खसूसियात दे देते हैं। जैसे अब आपके सामने है कि एक साइकिल या एक टेबल है, वो चलती नहीं है, या कोई ऐसी चीज है, तो लेकिन आप उसको खूबियां देते हैं कि टेबल चल रही है। तो अब चलना जो है ना वो इंसानी खसूसियत है, जानदारों की खसूसियत है। तो फिर ये अगर ये जब इसको खसूसियत या पर्सोनिफाई करेंगे या जानदार चीजों के साथ, फिर इसके साथ अपोस्ट्रोफी प्लस एस लग जाता है। अब देखिए जैसे एट डेथ्स डोर, मौत के दरवाजे पर। अब दरवाजा इंसानों को होता है, मौत का क्या दरवाजा। अब ये जो डेथ डोर है ना मौत के दरवाजे पर, ये ह्यूमन ट्रेड थी, ये लिविंग थी की ट्रेड थी। ये आपने नॉन लिविंग को मतलब डेथ को दे दी है, तो एक आइडिया को दे दी है, तो फिर क्या हो गया, इसके साथ अपोस्ट्रोफी आएगा, एट डेथ्स डोर, मौत के दरवाजे पर। फर्ज का बुलावा, एट ड्यूटीज कॉल। अब बुलावा हमेशा क्या होता है, मर्द देता है या मतलब ह्यूमन बीइंग देते हैं। तो फर्ज का बुलावा, फर्ज क्या बुला रहा था, फर्ज नहीं बुलाता, बल्कि इंसान ने एक नजरिया बना लिया है कि कोई चीज बुला रही है, तो इसका मतलब है वो अपने अल्फाज से कहते थे वो मुझे बुला रही है चीज, अब फर्ज उसको बुला रहा है, जबकि फर्ज नहीं बुलाता, बुलाता इंसान है। तो उसकी खसूसियात आपने फर्ज को दे दी है, फर्ज आपको बुला रहा है, तो एट ड्यूटी इज कॉल। फॉर्चून फेवरेट, किस्मत का धनी। इस तरह फॉर्चून के साथ एस का इजाफा अपोस्ट्रोफी के साथ। और नेचर्स लॉ, फितरत का कानून। देखो कानून इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, ये ट्रेट आपने नेचर को दे दी है, नेचर के कानून को फितरत का कानून बना दिया है, तो नेचर्स लॉ आएगा। सारोज टीयर्स, गम के आंसू। अब देखो गम के कोई आंसू नहीं होते, आंसू इंसानों के होते हैं, इसकी खसूसियत दे दी हमने गम को, तो सारोज टीयर, गम के आंसू आ जाएंगे। नाउन डिनोटिंग टाइम स्पेस एंड वेट। अब यहां पर एक बात याद रखें, कुछ नाउन है जो वक्त, फासला या वजन जाहिर करने वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाएं, अगरचे बेजान अशिया हो। अब तीन चीजें हैं, वक्त है, फासला है या वजन, टाइम स्पेस और वेट, ये तीन चीज आ जाए तो फिर इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगता है। अब जैसे अ डेज जर्नी, अब डेज जर्नी का मतलब क्या होगा, एक दिन का सफर, ये अब आपका वक्त आ गया, अ डेज जर्नी। अब मंथ्स हॉलीडेज, एक महीने की छुट्टियां, ये भी वक्त आ गया। 3 वीक्स लीव्स, 3 हफ्ते की छुट्टियां, ये भी वक्त आ गया। अ ईयर्स एब्सेंस, एक साल से गैर मौजूदगी, ये भी एक वक्त है। अब टाइम के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगा सकते हैं। अब स्पेस है, जगह के लिए आप क्या कर सकते हैं, फासले के लिए आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आ बोट्स लेंथ, यानी कि क्या चीज है कि एक कश्ती का फासला, ये असल में इडियम्स हैं, ये ऐसे लिखे जाते हैं। आ हैंड्स ब्रेथ, बाल बाल बचना, ये एक इडियम है भाई हाथ के फासले पर। आ हेयर ब्रेथ, हेयर ब्रेथ का मतलब भी होता है कि बाल बाल बचना, तो ये स्पेस है, किसी फासले को जाहिर कर रहा है। इस तरह अ रेजर्स एज, किसी चीज की जो है ना क्या करें, किसी चीज या वजन को क्या करें, बयान करें या फासले को बयान करें, तब भी आप लगा दें अ रेजर्स एज, तो यहां पर इसका मतलब फासला ही है। अ स्टोन्स थ्रो, फासले पर, थोड़े फासले पर,
यानी कि जहां तक इंसान पत्थर फेंक सकता है थोड़ा सा फासला होता है। अ नीडल्स पॉइंट, के सुई की नोक, तो ये भी एक फासले के मतलब आप कहते हैं कि सुई की नोक के बराबर भी फासला नहीं है, तो ये क्या आएगा, अ नीडल्स पॉइंट, ये फासले के लिए इस्तेमाल होता है। अब आ जाता है वेट, अ पाउंड वेट, वजन के लिए भी आपने क्या करना है, अपोस्ट्रोफी और एस लगाना है। इस तरह अ टन वेट, ये टन के साथ अपोस्ट्रोफी और एस लगा देना है। अब इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस देखिए, हमने टाइम, स्पेस और वेट के बारे में पढ़ा है। ही गॉट हॉलीडेज ऑफ अ मंथ, अब वैसे तो ये दुरुस्त नजर आ रहा है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है कि फासले के लिए, वक्त के लिए आपने क्या करना है, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है। ही गॉट अ मंथ्स हॉलीडेज। हर हाउस इज सिचुएटेड एट अ थ्रो ऑफ स्टोन, के मतलब उसका घर वहां पर वाकई पत्थर जितना फेंक दे, ये जितने दूर वाकई है, नहीं, बहुत नजदीक है, फासले पर, थोड़े से फासले पर है। हिज हाउस इज सिचुएटेड एट स्टोन्स, एट अ स्टोन्स थ्रो आएगा। ही लॉस्ट शुगर वेयर वर्थ वेट ऑफ अ पाउंड, ही लॉस्ट शुगर वर्थ अ पाउंड वेट, वजन के लिए आपने क्या करना है, वजन के पैमाने के लिए भी अपोस्ट्रोफी लगाना है। इन सर्टन फ्रेजेस द यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी इज अलाउड, कुछ खास फ्रेजेस के अंदर आप देखो, फ्रेज दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल मायने ना दे तो क्या होगा, वो फ्रेज कहलाता है। द फ्रेज कंसिस्ट ऑफ नाउन सिग्निफाइंग सर्टन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, कुछ फ्रेजेस में अपोस्ट्रोफी को लगाना दुरुस्त करार दिया गया है, ये इंग्लिश का असूल है। कुछ फ्रेजेस में क्या किया गया, उनको दुरुस्त इस्तेमाल करने का, अपोस्ट्रोफी लगाने का दुरुस्त कहा गया है, ये लगा सकते हैं आप। जैसे आप देखें, ये लिखे हुए हैं, द कोर्ट्स डेक्री, अदालत का हुक्म, द सन्स रेज, सूरज की शुआएं, द मून्स बीम्स, चांद की शुआएं। देखो सन्स रेज होता है, मून्स बीम्स होता है। द अर्थ क्रिएचर, जमीन के मखलूक, द सोल्स डिलाइट, रूह की मुसरत, हेवन इल, अल्लाह की मर्जी, द लॉज डिलेज, कानूनी ताखीर, टाइम ट्रूथ ट्राइम्फ, सच की फतह, द ओशंस रोयर, समंदर की गरज, द रिवर्स बैंक, दरिया का किनारा, द कंट्रीज गुड, के मुल्क का अच्छा होना या मुल्क का समान, नेचर्स वर्क, फितरत का काम। ठीक है ना, ये जो कुछ लफ्ज है इन्होंने दिए हैं, ये इनके साथ वो कहता है कि कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफी लगाना दुरुस्त करार दिया गया। अब ये आपने एक बार पढ़ लेने, आपको याद हो जाएंगे। The apostrophe is also used in a few familiar phrases in which it has been retained for the sake of shortness. किसी मुख्तसर वक्त के लिए आपने क्या करना है, मुख्तसर शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए ये फ्रेजेस की, तो मशहूर फ्रेजेस के साथ क्या कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। जैसे आउट ऑफ हार्म्स वे, के नुकसान के रास्ते से बाहर आ जाओ। एट हिज विट्स एंड, यानी कि उसके अकल के दहाने पर, मतलब उसकी अकल एंड हो गई है। फॉर मर्सी से, यानी कि रहम के लिए, खुदा के लिए। हार्ट्स कंटेंट, यानी कि दिल का इत्मीनान होना। द शिप्स पैसेंजर्स, शिप्स पैसेंजर का मतलब होता है कि मुसाफिरों का शिप। द बोट्स एंड, कश्ती का किनारा या थोड़ा फासले पर, इसका मतलब बनेगा। तो इनके साथ क्या होगा कि इनके साथ अपोस्ट्रोफी लगाना दुरुस्त है। The possessive form is used with expression of time such as second, minute, hour, day, night, week, fortnight, month, year। अब ये पहले भी हमने पढ़ा है कि वक्त का इजहार करने के लिए आपने क्या करना है, आप अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। अब देखो उसमें चाहे सेकंड है, मिनट है, आवर है, डे है, नाइट है, वीक है, फोर्टनाइट है, मंथ है या ईयर है। अ डेज वर्क, एक दिन का काम। टूडेज पेपर, आज का अखबार। अ वीक्स हॉलिडे, एक हफ्ते की छुट्टियां। टू ईयर्स पे, 2 साल की पे या तनख्वाह। तो ये इनके साथ अब वक्त के साथ क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं। अब एक और बात याद रखें, इन एक्सप्रेशन ऑफ मनी प्लस वर्थ, रकम को जाहिर करने के लिए रकम के साथ अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाएं, जबकि इसके साथ वर्थ का लफ्ज लगो। जब वर्थ का लफ्ज लग जाए मनी के साथ, तो फिर क्या करना है, मनी जो है ना वो बन जाएगा
उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाना है। जैसे शीलिंग्स वर्थ ऑफ शुगर, अब देखो शीलिंग्स, अब यहाँ पर ये शीलिंग जो है ना, ये एक करेंसी का नाम है। शीलिंग्स वर्थ ऑफ शुगर, कि चीनी की कीमत। 1 रुपीज वर्थ ऑफ पेपर, कि 1 रुपए की काली मिर्च। तो यहाँ का कहने का मकसद है कि आपने अगर करेंसी लिखी है, कोई नोट लिखा है किसी की, तो फिर उसके साथ आपने अपोस्ट्रोफी और ऐसे लगाकर वर्थ का लफ्ज लाजमी लिखना है, वरना फिर इसको आपने अपोस्ट्रोफी के साथ नहीं लिखना, ऑफ के साथ लिखना है। Write the names of buildings such as a church, house, cottage, school, shops, hospital, theater. Use apostrophe with s। अब देखो इन बिल्डिंग्स के साथ आपने क्या करना है, अपोस्ट्रोफी और एस लगाना है। जैसे चर्च की बिल्डिंग, हाउस घर की बिल्डिंग, कॉटेज स्कूल, शॉप्स हॉस्पिटल, थिएटर। आई शैल गो टू माई एंट्स हाउस, एंट्स के हाउस का मतलब है कि आंटी के घर क्या गया, वो मैं गया, मैं जाऊंगा। आई वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अब ये बिल्डिंग है, स्कूल है, ये जो कुछ भी है, तो आपने ये स्कूल है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल है, ये जगह है जहां पर कॉलेज है, ये पढ़ाया जाता है, स्टडी होती है, तो फिर इसके साथ आप अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाएंगे। शी वॉज मैरिड एट सेंट पॉल, सेंट पॉल चर्च का नाम है, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाएंगे। डबल पोजेसिव, द टर्म डबल पोजेसिव अप्लाइज टू नाउन दैट इंडिकेट पोजेशन इन अ टू फोल्ड वे, यानी कि दो किस्म, दो लफ्जों से बनकर या दो मायनी से बनकर ये क्या बनती है, पोजेसिव प्रोनाउंस बनते हैं। अब इसमें डबल होते हैं, मीनिंग डबल हो सकते हैं। फर्स्ट बाय द यूज ऑफ ए प्रीपोजिशन ऑफ, एंड सेकंडली बाय द एडिशन ऑफ अपोस्ट्रोफी एंड द लेटर एस। डबल पोजीशन में ऑफ का इस्तेमाल भी होता है और एस लगाकर अपोस्ट्रोफी का भी, यानी कि एक चीज क्या चीज है, दो बंदों का जिक्र करके आप मलकियत को जाहिर करते हैं। जैसे आप देखो, माई ब्रदर्स सेक्रेटरीज वाइफ, secretary's wife died yesterday, the wife of my brother's secretary, यानी कि मेरे भाई की सेक्रेटरी की बीवी फौत हो गई। अब यहाँ पर माई ब्रदर्स सेक्रेटरीज वाइफ डाइड यस्टरडे, यहाँ पर दोनों के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाया जाएगा, जो कि गलत है। देखे उसका मायने देखे ना, अब उसका मायने एक ही आ रहा है, द वाइफ ऑफ माई ब्रदर्स सेक्रेटरी डाइड यस्टरडे, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दुरुस्त है ये। One of the passengers' wives was killed in the incident. The wife of one of passengers was killed in an incident. ठीक है, अब यहाँ पर देखा ना, the wife of one of passenger के मुसाफिरों में से एक की बीवी क्या हुआ, एक हादसे का शिकार हो गई, तो ये दुरुस्त है। One of the passengers' wives के बीवियों में, मुसाफिरों की बीवियों में से एक, तो ये भी दुरुस्त होना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि इसका तरीकाकार इस तरह बनाए, ऑफ के साथ लगा लें या अपोस्ट्रोफी के साथ, लेकिन आपने इसके मीनिंग में फर्क नहीं लेकर आना। नो अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड, इनमें अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं करते। द वर्ड्स हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, माइन, यूअर्स, देयर्स, दे आर पोजेसिव बट आर नेवर रिटन विद एन अपोस्ट्रोफी, ये है तो पोजेसिव। अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड, इनमें अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं करते। द वर्ड्स हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, माइन, यूअर्स, देयर्स, दे आर पोजेसिव बट आर नेवर रिटन विद एन अपोस्ट्रोफी, ये है तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन या नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी के बगैर दुरुस्त होते हैं। जैसे यूअर्स ओबिडेंटली इनकरेक्ट है, यूअर्स एस साथ लगे, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, तो फिर ये दुरुस्त है। अब इनके साथ हमने अपोस्ट्रोफी पढ़ना है, नहीं लगती। द वर्ड्स कैथेड्रल, हाउस, स्कूल, शॉप आर ऑफन ओमिटेड आफ्टर पोजेसिव केस, पोजेसिव केस के बाद क्या होता है, इनको ओमिट कर दिया जाता है, हज़फ कर दिया जाता है। आई मेट हिम एट माई अंकल्स, अब आपने लिख दिया ना, आई मेट हिम विद हिज, आई मेट हिम एट माई अंकल्स, मैं उससे अपने अंकल के घर। अब अंकल्स लगा के अगर हाउस ना भी लगाया जाए फिर भी आपका दुरुस्त है, अगर लगा दिया जाए फिर भी दुरुस्त है, यानी कि मैं उससे अपने अंकल के घर पे मिला। आई शैल सी हिम एट द टेलर्स, अब टेलर पता है दर्जी की दुकान होती है,
ठीक है, अंकल या आंटी का घर होता है, तो फिर आपको पता ही है इसके साथ ऐसा आएगा और इसके साथ शॉप आएगा, तो ये ना भी लगाएं तो फिर दुरुस्त हो जाएगा। He met his father at the religious ceremony at St. Paul's। अब सेंट पॉल्स, यहाँ पर सेंट पॉल्स चर्च लिखते हैं वो भी दुरुस्त है, लेकिन सेंट पॉल्स लिख दिया है ये भी दुरुस्त है, क्यों गिरजे का नाम तो वो चर्च ही होगा, जाहिर बात है। The letter S is omitted in a few words where too many hissing sounds come together। जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सोनेंट या वाउल क्लस्टर आ जाते हैं, तो उसके साथ तकरार से बचने के लिए आखिर में जो क्या होता है साउंड के साथ, तो फिर वहां भी अपोस्ट्रोफी को हज़फ कर दिया जाता है, या एस को हज़फ कर दिया जाता है, अपोस्ट्रोफी लगती है। फॉर कॉन्शियंस सेक, देखिए फॉर कॉन्शियंस सेक्स क्या है, पहले इसकी उर्दू देख लें। लफ्ज एस को इन तमाम फ्रेजेस के साथ मत लगाएं जिनकी आवाज में तकरार हो। फ्रेजेस में, ऐसी फ्रेजेस में सेक का लफ्ज इस्तेमाल कर दें। फॉर कॉन्शियंस सेक, अब तो कॉन्शियंस सेक, अब यहाँ पर 3-4 जो है ना कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रहे हैं, तो वो कहता है कि जो एस है वो काट दें तो अपोस्ट्रोफी लगा रहने दें, फिर दुरुस्त हो जाएगा। फॉर कॉन्शियंस सेक, अभी देखो फॉर गुडनेस सेक ये इनकरेक्ट है, फॉर गुडनेस सेक ये दुरुस्त है। तो फिर यहाँ पर आखिरी जो लफ्ज है उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दें और इसका इजाफा ना करें, तो ये तकरार से बचा जा सकता है। अब हमने 3 पढ़ा है। अपोस्ट्रोफी कहाँ पर नहीं लगता कि हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, माइन, यूर, यूर्स, देयर, इनके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगता। और किसी भी दुकान, कैथेड्रल, घर, दुकान या शॉप हो गई, इनके लफ्ज के साथ जो है ना, जो इनके लफ्ज होते हैं उनको हज़फ कर सकते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगा देंगे तो पता चलेगा ये इसका घर है, ये इसकी दुकान है, वो लफ्ज ही शो करेगा। अब टेलर हमेशा दुकान में बैठता है, अच्छा अंकल आंटी हमेशा घर में होते हैं। सेंट पॉल कहाँ होता है, चर्च का नाम होता है। तो इसी तरह अब जैसे फैसल, हम फैसल मास्क लिख देते हैं, फैसल मस्जिद से कहते हैं, तो इसके साथ हम मजीद मास्क ना लिखें, मस्जिद ना लिखें, बस ये बन जाएगा आई मेट हिम एट फैसल्स मास्क, ठीक है ना, या फैसल मास्क, दोनों दुरुस्त हैं। द लेटर एस इज ओमिटेड इन अ फ्यू वर्ड्स वेयर टू मैनी हिसिंग साउंड, जहां पर ज्यादा तकरार का लफ्ज हो वहां का आखिरी एस हज़फ कर देंगे, लेकिन अपोस्ट्रोफी लगेगा। आगे देखें, फॉर पीस सेक, फॉर पीस सेक का मतलब होता है अमन के लिए। अब फॉर पीस, अब यहाँ पर सारे एस हिसिंग साउंड है, तो फिर आखिर वाला ऐसे काट देंगे, अपोस्ट्रोफी रहने देंगे। फॉर जस्टिस सेक, अब यहाँ पर फॉर जस्टिस सेक ये इन्होंने लिखा है, इन्होंने आखिरी हज़फ एस जो है ना इसका एस भी हज़फ कर दिया है, एस हज़फ कर दिया है, और जस्टिस के साथ जो है ना अपोस्ट्रोफी लगा दी है, ये दुरुस्त है। हाउ टू शो पोजीशन ऑफ इनएनिमेट थिंग्स, अब जो गैर जानदार चीजें हैं, अब जानदार के असूल हमने पढ़ लिया, उसके साथ अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगता है, ऑफ भी लगता है, और किसी बेजान चीज को जानदार खसूसियात दे दें उसके साथ भी अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगता है। तो लेकिन जिन चीजों के साथ नहीं लगता वो ये है, अब देखो पोजीशन ऑफ इनएनिमेट थिंग्स, बेजान अश्या की मलकियत जाहिर करना, बेजान अश्या जो होती है उनकी अगर मलकियत जाहिर करी जाए तो किसके साथ, व्हेन द पोजेसर इज अ लाइफलेस और इनएनिमेट थिंग ऑफ इज प्लेस बिफोर दिस ऑब्जेक्ट, तो फिर उनके दरमियान ऑफ लगाते हैं। लेग्स ऑफ द टेबल, मेज की टांगे, अब ये दुरुस्त है, लेकिन हम यहाँ पर लेग्स ऑफ द पेशेंट लिखे वो गलत है, क्योंकि वो पेशेंट लिविंग थिंग्स होता है, पेशेंट से लेग आएगा। द रूफ ऑफ अ हाउस, ऑफ आएगा दरमियान में, द रूफ ऑफ अ हाउस, द हीट ऑफ द सन, वॉल्स ऑफ द टाउन, शहर की दीवार है, तो सूरज की रोशनी, सूरज की हरारत, घर की छत, ये सारों के साथ एस लगेगा। समटाइम बोथ फॉर्म्स ऑफ द पोजेसिव कैन बी यूज्ड, लेकिन दोनों इस्तेमाल भी हो सकती है, जैसे बॉयज नेम, द नेम ऑफ द बॉय, दोनों दुरुस्त है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये भी दुरुस्त है। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये भी करेक्ट है। अ वुमेन्स लाइफ, द लाइफ ऑफ अ वुमन, ये भी करेक्ट है। द अर्थ ग्रेविटी, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये भी दुरुस्त है। द गवर्नमेंट डिसीजन, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी ठीक है। द गवर्नमेंट्स डिसीजन आएगा यहाँ पे, ठीक है, अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगेगा।
There are certain well-known combinations which do not take a possessive case. The first noun is used as a sort of adjective. बाज औकात दो इसमों को जोड़कर पोजेसिव केस के बगैर लिख दिया जाता है। कैसे देखिए, दो मतलब क्या होते हैं, नाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं। तो जो एडजेक्टिव टाइप होती है उनको क्या किया जाता है, वैसे ही लिख दिया जाता है। तो उसके साथ आपने ये अपोस्ट्रोफी या ऑफ नहीं लगाते। जैसे द डोर ऑफ हॉल, हॉल का दरवाजा, द हॉल डोर, ठीक है, हॉल डोर इसे लिख दें बेहतर है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव जो है ना, हॉल है, इसमें डोर जो है ना नाउन है, हॉल डोर, डोर का कमरे का दरवाजा। द टेबल ऑफ डाइनिंग रूम, द डाइनिंग रूम टेबल, खाने के मेज का टेबल, ये दुरुस्त है, ये करेक्ट इंग्लिश होती चल जाएगी आपकी। लैंप ऑफ द स्ट्रीट लैंप, इसके साथ अपोस्ट्रोफी ना लगाएं, ऐसे ही, ये ऐसे ही दोनों लफ्ज मिलके एक लफ्ज मायने देंगे। द सिंक ऑफ किचन, द किचन सिंक, अब इनके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, ये ऐसे ही दो लफ्ज आपस में इकट्ठे होकर मीनिंग एक ही समान लग रहेंगे कि जो भी मतलब इसका, जैसे द किचन सिंक के किचन का बेसन, द सिंक ऑफ किचन, किचन, असल इसकी वर्डिंग ये है, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे तो दुरुस्त है। तो ये कुछ लफ्ज हैं जो इकट्ठे मिलके इसके मायने एक ही बनते हैं। विद नेम ऑफ टाउन्स, अब टाउन्स के नाम देख लें। द ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन, लंदन ट्रांसपोर्ट आएगा। कैथीड्रल ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कैथीड्रल। लंदन ट्रांसपोर्ट लिख दें, न्यूयॉर्क कैथीड्रल ऐसे लिख दें, तो ये दुरुस्त है। विद कनेक्शन ऑफ टाइम, स्पोर्ट्स ऑफ विंटर, विंटर स्पोर्ट्स। फीवर ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग फीवर, यानी कि ये वर्ड जो दो आपस में लिखे हो दुरुस्त है। फोग ऑफ नवंबर, नवंबर फोग दुरुस्त है, नवंबर फोग लिखना दुरुस्त है। डिनर ऑफ संडे, संडे डिनर लिखना दुरुस्त है। तो ये चीजें जो है ना आपके साथ, इनके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी। अब आ जाते हैं पार्टी ऑफ बर्थडे, बर्थडे पार्टी लिख देते हैं। टू इंडिकेट द यूज ऑफ क्लॉथिंग इक्विपमेंट व्हीकल, अब देखिए शूज ऑफ टेनिस, ये इसको दोनों को मिला तो टेनिस शूज बनेगा। ग्राउंड फुटबॉल, फुटबॉल ग्राउंड बनेगा। पॉलिश ऑफ द शूज, शू पॉलिश, यानी कि जूते साफ करने वाली पॉलिश, तो शू पॉलिश भी इसको लिख सकते हैं। कप ऑफ कॉफी, कॉफी कप, ये ऐसे दुरुस्त हो जाएगा। अब आगे देखें, सम वेज इन विच दीज कॉम्बिनेशन आर यूज, कुछ क्या, अब देखो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनमें ये क्या इस्तेमाल होते हैं, देख लें कि जहां पर दोनों लफ्ज इकट्ठे मिलकर एक मायने देते हैं। जैसे सेकंड नाउन इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट, कि ऐसा नाउन जिसका सेकंड पार्ट जो है ना पहले पार्ट का हिस्सा हो, तो हम उन दोनों को एक साथ लफ्ज को लिख सकते हैं। जैसे कॉलेज, लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी का ताल्लुक हमेशा कॉलेज से है, स्कूल से है, यूनिवर्सिटी से है, तो क्या है, सेकंड नाउन इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट, ये जो सेकंड नाउन है ये पहले का ही हिस्सा है। चर्च बेल, अब चर्च बेल, हमेशा घंटी कहां पर होती है, चर्च में होती है, जो मशहूर है, गिरजा घर की घंटी। गार्डन गेट, बाग का दरवाजा। पिक्चर फ्रेम, तस्वीर का फ्रेम। द फर्स्ट नाउन कैन इंडिकेट द प्लेस ऑफ द सेकंड, कि कोई ऐसी मतलब नाउन जो सेकंड नाउन की जगह को जाहिर करे, जैसे कि सिटी स्ट्रीट, अब गली है लेकिन पता नहीं कौन सी गली है, सिटी है तो सिटी की स्ट्रीट यानी कि सिटी की गली है। कॉर्नर शॉप, अब कॉर्नर पे क्या है हमें पता नहीं है, क्या है, शॉप है। कंट्री लेन और स्ट्रीट मार्केट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सारे वो नाउन जो पहला नाउन जो दूसरे को क्या करे कि उसकी जगह को जाहिर करे, और यहाँ पर जो दूसरा नाउन है जो पहले से वाबस्ता हो। नंबर 3, द फर्स्ट नाउन कैन इंडिकेट द टाइम ऑफ द सेकंड, अब पहला नाउन दूसरे नाउन के वक्त को बताता है। जैसे समर क्या होता है, समर हॉलीडे, अब हॉलीडे समर हॉलीडे होती है। संडे क्या होता है, संडे का हमेशा पेपर आता है, अखबार। नवंबर क्या होती है, नवंबर में हमेशा फोग होती है। स्प्रिंग क्या होता है, फ्लावर हमेशा खुलते हैं। द फर्स्ट नाउन कैन स्टेट द मटेरियल ऑफ द विच द सेकंड इज मेड, कि पहला नाउन हमेशा वो होता है जो दूसरा जिससे बनता है, तो फिर उसकी इस ताल्लुक को जाहिर करने के लिए हम एक साथ लिख देते हैं। जैसे स्टील डोर, रोप लैडर, रस्सियों की सीढ़ी, स्टील का दरवाजा। गोल्ड मेडल, सोने का तमगा, अब मेडल ऑफ गोल्ड नहीं लिखेंगे, गोल्ड मेडल, ये दुरुस्त है, ये क्योंकि जो दूसरा हिस्सा है वो पहले को क्या करता है, पहले से बनता है। स्टोन वॉल, अब दीवार है, पत्थर की दीवार।
द फर्स्ट नाउन आल्सो कैन स्टेट द पावर फ्यूल यूज टू ऑपरेट द सेकंड, के सेकंड को चलाने के लिए जो पहला नाउन इस्तेमाल होगा वो भी ये क्या होगा, बगैर आपके इस्तेमाल होगा, इनको इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे। जैसे गैस फायर, अब आग जलाने के लिए गैस इस्तेमाल होती है। पेट्रोल इंजन, इंजन चलाने के लिए पेट्रोल इस्तेमाल होता है। ऑयल स्टव, के चूल्हे को चलाने के लिए ऑयल की जरूरत होती है, जो ऑयल वाला चूल्हा होता है। द फर्स्ट वर्ड कैन इंडिकेट द पर्पज ऑफ सेकंड, अब सेकंड का मकसद बयान करने के लिए जो फर्स्ट होता है वर्ड है वो लगा देते हैं। जैसे कॉफी कप, रीडिंग मैप, लैंप, नोटिस बोर्ड, चेस बोर्ड, फुटबॉल ग्राउंड। वर्क एरिया सच एज अ फैक्ट्री, फॉर्म एंड माइन कैन बी प्रेसिडेड बाय द नेम ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। अब देखिए कि कुछ जहां पर ऐसा एरिया जहां पर फैक्ट्री हो, फार्म हो या माइंस वगैरह हो जहां पर कानकुनी की जाती है, कैन बी प्रेसिडेड, उसमें क्या किया जाता है, उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है बाय द नेम ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जो सा आर्टिकल प्रोड्यूस किया जाता है वो लिखा जाता है। जैसे फिश फार्म, फार्म है उसके साथ कौन सा फार्म है भाई, फिश का फार्म है, एनिमल फार्म है। गोल्ड माइन, माइन है किस चीज की है, गोल्ड की है या कोयल की है, किस चीज की है, उसके साथ वो लफ्ज लिखा जाता है ताकि पता चल जाए। अब रिग है, रिग क्या मतलब होता है कि ऑयल रिग, तो यहाँ पर ऑयल रिग आएगा, तो रिग किस चीज का होता है, ऑयल का होता है, उसका आर्टिकल उसके साथ लिखा जाएगा। इन दीज कंपाउंड द फर्स्ट वर्ड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेकंड, अब इनमें क्या होता है, कुछ मालूमात है जो किसके बारे में देती है, सेकंड के बारे में बताते हैं। सेकंड का मकसद है बाद वाला जो है ना उसकी जाहिर करते हैं किस लिए है। इट इज लाइक एन एडजेक्टिव, इट कैन से द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द सेकंड, यानी कि ये वो लफ्ज हैं जो बाद वाले के बारे में हम बताते हैं। अब कप लिखा हुआ है, किसी का कप है, कॉफी कप। लैंप है, किसी का लैंप है, रीडिंग लैंप है। पे ओपनर है, किसी का है, टीन ओपनर है। इस तरह किसी मकसद को जाहिर करने के लिए लफ्ज इकट्ठे लिख सकते हैं। किसी शय से मुतालिक जाहिर करने के लिए व्हाट इज अबाउट, जैसे स्टोरी है, कौन सी स्टोरी है, डिटेक्टिव स्टोरी है। बिल है, किस चीज का बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है या टेलीफोनिक बिल है, गैस बिल है। व्हाट इज व्हाट इट इज अ पार्ट ऑफ, किस चीज का हिस्सा हो, शॉप विंडो, कॉलेज लाइब्रेरी। अब देखो लाइब्रेरी है हमें नहीं पता किसी की, कॉलेज की है। विंडो किसी की होती है, शॉप की होती है। तो इस तरह शॉप की विंडो, कॉलेज की लाइब्रेरी हमें बताता है कि पहला जो लफ्ज है वो हमें दूसरे के बारे में डिफाइन करना पड़ रहा है। वेयर इट इज, कहाँ वाक़ है। अब स्ट्रीट है, सिटी की क्या है, स्ट्रीट है। कंट्री की लैन, गलियां। कॉर्नर शॉप। व्हेन इट इज, कब ये वाक़या हुआ, वक्त को जाहिर करने के लिए। समर हॉलीडेज, गर्मी की छुट्टियां। संडे पेपर, संडे का पेपर। व्हाट इट इज मेड ऑफ, किस शय से, किस शय से बना। देखो स्टील डोर, स्टोन वॉल, वॉल और डोर, अब देखो वॉल स्टोन से बनती है, स्टील डोर जो है ना स्टील से बना हुआ है, और रोप लेडर जो सीढ़ियां है वो रस्सी से बनी हुई है। ये किस शय से बना हुआ है, तो फिर आपने लिखना है। व्हाट इट प्रोड्यूस, ये क्या पैदा करता है। अब देखो फिश फार्म, फार्म क्या पैदा करती है, मछलियां पैदा करती हैं। कार फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या पैदा करती है, कार पैदा कर रही है, बना रही है। व्हाट पावर फ्यूल इट यूज, ये किस किस्म का फ्यूल इस्तेमाल करता है। अब देखो फायर इस्तेमाल करती है गैस, इंजन इस्तेमाल करता है पेट्रोल, सब इस्तेमाल करता है ऑयल। एरर्स बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पोजेसिव केस, यानी कि इजाफी या मलकियती जो हालत है उसमें जो गलतियां होती है वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1 है व्हाट इज दिस बुक्स प्राइस। हमने एक रूल पढ़ा है, उस रूल के मुताबिक ये है कि अगर कोई बेजान चीज हो और उसकी मलकियत जाहिर करनी हो तो फिर हमने उसका ऑफ का इस्तेमाल करना है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक, ये ऐसे दुरुस्त बनेगा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक। नंबर 2 है द टेबल्स लेग्स आर वीक एंड ब्रोकन। वही टेबल
बेजान चीज है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसकी मलकियत को जाहिर करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी और एस नहीं लगाएंगे, जबकि क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। द लेग्स ऑफ द टेबल, लेग्स ऑफ द टेबल आर वीक एंड ब्रोकन। नंबर 3 है ही स्टोल माई ब्रदर्स असलम्स वॉच। तो यहां पर देखें, यहां पर दो के साथ ब्रदर्स के साथ लगा है अपोस्ट्रोफी और असलम्स के साथ लगा है। अब यहां पर ब्रदर्स, ये एक बंदा है, उसका भाई है असलम, ये इसके असलम उसका भाई है, तो यानी कि उसका भाई असलम की वॉच, की घड़ी। अब असलम की मलकियत क्या है, घड़ी, तो हम इसको अगर ऐसे लिख लें, ही स्टोल द वॉच ऑफ माई ब्रदर्स असलम, यानी कि पहले को आप जो है ना ऑफ में कन्वर्ट कर लें और एक को आप किस में कर लें, जो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या है, वो वॉच है, उसको हम किसके साथ कर लेते हैं, ऑफ के साथ कर लेते हैं, और ब्रदर के साथ हम कर लेते हैं असलम को। ही स्टोल द वॉच ऑफ माई ब्रदर्स असलम। नेक्स्ट है नंबर 4, दिस इज माई सिस्टर्स द डॉक्टर्स हाउस। अब इसको भी देख लें, ये सेम वैसी है, दिस इज द हाउस ऑफ माई सिस्टर्स डॉक्टर। फॉर गुडनेस सेक लीव मी अलोन। अब देखो फॉर गुडनेस सेक लिखा हुआ है, यहां पर एस की जो है हिसिंग साउंड है, तकरार आ रहा है, तो आपने फॉर गुडनेस के साथ अपोस्ट्रोफी लगाना है, और एस बाजुकात लगाया जाता है, लेकिन जब ज्यादा हिसिंग साउंड आए तो फिर ना लगाएं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएं। फॉर गुडनेस सेक, गुडनेस के साथ जो आखिरी एस है इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी, सेक लीव मी अलोन। The house roof has been shaken by earthquake, कि जल्जले से इस घर की छत क्या हो गई, हिचकिचा गई। अब यहां पर देखिए द रूफ ऑफ द हाउस आएगा, ठीक है, रूफ ऑफ द हाउस, ऑफ के साथ इसको जाहिर करेंगे। नंबर 7 है माई सन इन लॉज फादर्स केम टू सी मी। माई सन इन लॉज फादर आएगा, क्या आएगा, माई सन इन लॉज फादर, लॉज के साथ जो है ना क्या करेंगे, वो लगा देंगे अपोस्ट्रोफी और एस। माई सन इन लॉज फादर केम टू सी मी। यूअर्स सिंसियरली, अब यहां आपने पढ़ा है कि यूअर्स, हर्स, देयर्स, ये एक ऐसे लफ्ज हैं इनके ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं आती, इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करते अपोस्ट्रोफी के साथ वाले, तो यूअर्स एस के साथ आएगा और अपोस्ट्रोफी हट जाएगी। यूअर्स सिंसियरली, आई एम यूअर्स हम्बल सर्वेंट। अब यहां पर देखें, ये इसने पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है जो कि गलत है, यहां पर पोजेसिव केस की गुंजाइश है। आई एम यूअर हम्बल आएगा, यहां पर एस कट जाएगा, क्योंकि यूअर्स जब लिख देंगे तो उसके साथ फिर नाउन नहीं आएगा। आई एम यूअर हम्बल सर्वेंट। माई ब्रदर्स ओनली हेल्प वर हिज फ्रेंड। माई ब्रदर्स, मेरे भाई की ओनली हेल्प, कि आखिरी जो मदद है वो क्या है, वाज हिज फ्रेंड आएगा, क्या आएगा, वाज हिज फ्रेंड है। मतलब यह है कि आप यहां पर बता देते हैं कि इसमें सिंगुलर पर्सन है तो फिर वाज इस्तेमाल होगा। वेयर हैव यू प्लेस्ड माई शूज ऑफ टेनिस। अब आपने एक लफ्ज पढ़ा है टेनिस शूज, यहां पर शूज ऑफ टेनिस नहीं आएगा, टेनिस शूज। वेयर हैव यू प्लेस्ड माई टेनिस शूज। हैव यू हर्ड अबाउट योर सन्स रॉबरी। क्या आपने अपने बेटे की डकैती के बारे में सुना है। हैव यू हर्ड अबाउट योर सन्स रॉबरी। तो इसको हम दुरुस्त ऐसे करेंगे, हैव यू हर्ड अबाउट द रॉबरी ऑफ योर सन, यानी कि इसको ऑफ के साथ लिखेंगे। द हॉलीडेज ऑफ समर बिगिन फ्रॉम मंडे। अब समर हॉलीडेज आता है, समर हॉलीडेज बिगिन फ्रॉम मंडे। अब ये समर हॉलीडेज इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि जो फासला ये वक्त के साथ जो है ना, ये अपोस्ट्रोफी ना लगाएं और साथ में दोनों लफ्जों को एक साथ लिखें। विंटर हॉलीडेज, समर वेकेशन, ये समर हॉलीडेज। द ट्रांसपोर्ट ऑफ लाहौर, लाहौर ट्रांसपोर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये इसका करेक्ट है। व्हाट हैव यू पोर्ड इनटू द कप ऑफ कॉफी। कॉफी कप, कॉफी कप आप लिख देंगे, दुरुस्त है इसके। ये हमने सारा पीछे पढ़े हुए हैं, ये उसकी एक्सरसाइज आई हुई है, आप
इससे पिछली जो वीडियो है, जो भी लेक्चर है, उसमें आप देखेंगे तो सारे ये लफ्ज मैंने बयान किए हैं। कॉफी कप, लाहौर ट्रांसपोर्ट, लंदन ट्रांसपोर्ट, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, समर हॉलिडे, विंटर हॉलिडे, या इस तरह के जो भी लफ्ज एक साथ इस्तेमाल होते हैं वो सारे पीछे मैंने उस वीडियो में बता दिए हैं। दिस इज माई ब्रदर सलीम वॉच, दिस इज द वॉच ऑफ माई ब्रदर्स सलीम। द हाउसेज विंडोज हैव बीन पेंटेड रेड। अब यहां पर देखो, द हाउसेज विंडोज हैव बीन पेंटेड। अब यहां पर हाउसेज इसने लिखा है तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी प्लस एस भी लगा सकते हैं, तो यहां पर और कोई गलती नजर नहीं आ रही। द हाउसेज अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसके साथ एस लगाना है। विंडोज हैव बीन पेंटेड रेड। द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में हम गलतियां पढ़ते हैं, जो गलतियां होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस रेफरिंग टू ईच इंडिविजुअल ऑफ अ क्लास, नॉट द क्लास कलेक्टिवली। दे आर ईच, एवरी, ईदर, नीदर। अब देखिए, इसको उर्दू में पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से मुराद ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी ग्रुप, ग्रोह या क्लास के किसी फर्द की तरफ इशारा करते हैं, ना कि इस ग्रोह या क्लास की तरफ। यानी कि ये जो लफ्ज हैं each, either, neither, none, one refers to persons or things one at a time and should be followed by a singular verb and a singular object। अब यहां पर एक बात याद रखें कि जब भी ये लफ्ज इस्तेमाल हो कि each, every, either, neither, none, वन फाइल के तौर पर अगर आए तो इनके साथ फेल वाहिद लगाएं और मफूल भी वाहिद, और सबसे बड़ी बात में वर्ब भी वाहिद आएगा। ठीक है ना, यह बात अपने ध्यान में रखें। और यहां पर आप देखें, ईच होता है कि ग्रुप में से हर एक, यानी कि ये पूरे ग्रुप को शो नहीं करता, ग्रुप में से एक एक बंदे को शो करता है। ईच, एवरी, हर एक, ईदर दो में से एक, नीदर दो में से कोई भी नहीं, नन तीन या ज्यादा में से कोई नहीं, वन एक बंदे को कहते हैं। अब ईच और एवरी का फर्क देख लें, इनको अब सारी डिटेल से हम पढ़ते हैं। ईच, अब ईच कहां इस्तेमाल होता है? Each can be used to talk about two or more people or thing। दो में से हर एक या ज्यादा में से हर एक अलग-अलग। अब देखिए, अगर ईच का मतलब आप जानेंगे तो इसमें है कि दो में से हर एक, यानी कि काम है दो में से हर बंदे ने किया है, या ज्यादा में से हर बंदे ने किया है अलग अलग। She had a child holding to each hand, कि उसने अपने के she had a child, कि उसने बच्चा थामा हुआ था, होल्डिंग टू ईच हैंड, कि अपने दोनों हाथों में, यानी कि हर हाथ में उसने बच्चा था। एक बच्चा उस हाथ में था और एक बच्चा उस हाथ में। ऐसे भी हो सकता है यही कि बच्चे को दोनों हाथों से संभाला हुआ था, यानी कि अलग अलग हाथ से। एवरी इज नॉर्मली यूज टू टॉक अबाउट थ्री और मोर, तीन या ज्यादा में से हर की तरफ इशारा। अब देखो, ईच और एवरी में आपको डिफरेंस पता लग गया कि जब दो में से या इससे ज्यादा में से एक ही बंदे की बात की जाए तो ईच आएगा, लेकिन जब तीन या ज्यादा में से हर एक की तरफ इशारा किया जाए तो एवरी। लेकिन इनके साथ कोई खास डिफरेंस नहीं है, ईच एवरी आप मौके के मुनासिबत से लगा सकते हैं। डिफरेंस देख लें। इन मैनी केसेस बोथ ईच एंड एवरी कैन बी यूज्ड विदाउट मच डिफरेंस। वही बात कि ज्यादा फर्क के साथ इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या इस्तेमाल किया जाता है देखें, बट वी प्रेफर ईच व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ पीपल आर थिंग सेपरेटली। लेकिन जब हम ईच को इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि कोई काम या जो चीज होती है उसको लोग जो है ना अलग अलग कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। वन एट अ टाइम, एक ही वक्त में, मतलब कोई काम है एक ही वक्त में हर बंदा अलग अलग अपना काम कर रहा हो तो फिर उसको ईच का इस्तेमाल करते हैं। एवरी इज मोर कॉमन व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ पीपल और थिंग्स टुगेदर इन अ ग्रुप। लेकिन जब एवरी है तो ग्रुप में लोग, लेकिन क्या कर रहे होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं, और इकट्ठे होकर एक ही काम होता है लेकिन कर अपना अपना रहे होते हैं, उसे कहते हैं एवरी। लेकिन ईच में यह है कि होते ग्रुप में है या ग्रुप से बाहर एक ही वक्त में हर बंदा अपना अपना काम कर रहे होते हैं। काम कोई भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ईच पर्सन इन टर्न वेंट टू सी द डॉक्टर। अब देखो, हर एक का अलग-अलग। अब देखो, ईच पर्सन, हर शख्स, इन टर्न अपनी बारी पर, वेंट टू सी द डॉक्टर, डॉक्टर से मिलने गया, यानी कि डॉक्टर से मिलने के लिए हर शख्स अलग अलग गया। ही गेव एवरी पेशेंट द सेम मेडिसिन।
अब इस तरह देखो कि हर एक को एक जैसी दवाई, अब डॉक्टर ने क्या किया कि हर पेशेंट को एक जैसी दवाई दे दी। अब दवाई एक है और पेशेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन एक ही चीज को उसने क्या किया है, सबको अलग अलग दी है, लेकिन दी एक ही चीज है। लेकिन जब डॉक्टर से कोई मिलना जाता है, डॉक्टर को चेकअप करवाना जाता है, तो एक साथ में सब नहीं जाते, चेकअप वो अलग अलग करता है। लेकिन क्या होता है कि एक एक शख्स जाकर चेकअप करवाता है। तो ईच पर्सन इन टर्न वेंट टू सी द डॉक्टर, कि हर डॉक्टर क्या करता है, हर पेशेंट क्या करता है, अपनी बारी पर डॉक्टर को चेकअप के लिए जाता है। लेकिन डॉक्टर ने क्या किया कि हर बंदे को एक ही जैसी मेडिसिन लिख दी। तो इस तरह काम एक ही था, मेडिसिन लिखना एक जैसी, लेकिन करना क्या था, अलग अलग बंदों को देना था। तो उसने डिवाइड कर दी, लेकिन हर पेशेंट को अलग से उसने चेकअप किया। ईच फ्लावर स्मेल स्वीट, ईच फ्लावर स्मेल स्वीट, हमने क्या रूल पढ़ा है कि ईच या एवरी, इधर नीदर ये फिक्रे के शुरू में आ जाए तो इसके साथ क्या आएगा, नाउन इसम भी सिंगुलर आएगा, वाहिद आएगा, और इसके साथ वर्ब भी जो है ना सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ईच फ्लावर स्मेल स्वीट, ईच फ्लावर स्मेल स्वीट आएगा। Everyone know that earth is round, अब एवरी आ गया तो शुरू में आ गया तो क्या आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा आएगा। Everyone knows that earth is round। अब ईच और एवरी का आपको फर्क पता चल गया, आगे देखते हैं। तीन या ज्यादा में से एक या कोई, एनी और इधर। अब एनी और इधर में डिफरेंस देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ इधर, दो में से एक या कोई, एंड एनी, तीन या ज्यादा में से एक या कोई। इधर इज यूज टू इंडिकेट ईच वन आउट ऑफ टू, यानी कि दो में से एक, एंड एनी ईच वन आउट ऑफ थ्री आर मोर, तीन या ज्यादा में से एनी लगता है। इधर दो अशखास या अशिया में से हर एक या हर कोई कोई के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एनी तीन या इससे ज्यादा अशखास में से एक या कोई के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन ईदर ऑफ द टू बॉयज स्टोल द बुक्स, इन दो लड़कों में से किसी एक ने किताब चोरी की। एनी ऑफ द थ्री बॉयज स्टोल द बुक्स, इन तीन लड़कों में से किसी एक ने किताब चोरी की। मकसद यह है कि आप इसको सिंपल से अल्फाज में कह सकते हैं, ईदर जब भी आएगा दो का जिक्र हो जाएगा, और एनी जब भी आएगा तीन या ज्यादा का जिक्र होगा, तब आपने ईदर लगाना है। इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, ईदर ऑफ थ्री बॉयज हैव डन दिस, अब ईदर ऑफ टू बॉयज आएगा। अब आपने देखा कि ईदर ऑफ टू बॉयज आएगा, एक तरीके कार से दुरुस्त हो गई है। इसमें दो गलतियां हैं। अच्छा, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, एनी जब भी शुरू में आ जाए किसी भी सेंटेंस के, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब देखो, ईदर ऑफ थ्री बॉयज हैज डन, हैव डन दिस, इसका करेक्ट है। एनी ऑफ थ्री बॉयज हैज डन दिस, अगर यहां पर टू होता तो फिर इधर लगाते हैं। एनी ऑफ टू बॉयज हैव रिटन अ स्टोरी, एंड ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज रिटन अ स्टोरी। दो मिस्टेक है, एक वर्ब की है और एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो फिर आपने क्या करना है, ईदर दो के लिए और एनी तीन या ज्यादा के लिए। अब आ जाते हैं नीदर। नीदर और नन में डिफरेंस क्या है। नीदर दो में से कोई नहीं, नन तीन या ज्यादा में से कोई नहीं। यह बात अपने याद रखनी है कि नन जो है तीन में से ज्यादा कोई नहीं, तीन में से कोई नहीं। नीदर मीन्स नो बॉडी आउट ऑफ टू, एंड नन मीन्स नो बॉडी आउट ऑफ थ्री और मोर, तीन या ज्यादा में से कोई नहीं। नीदर का मतलब है कि दो में से कोई भी नहीं, जबकि नन से मुराद तीन या ज्यादा में से कोई भी नहीं, यानी कोई काम नेगेटिव, कोई काम न करे, दो में से कोई ना करे तो फिर नीदर, तीन या ज्यादा में से कोई ना करे फिर आपने नन लगाना है। नीदर ऑफ थ्री बॉयज हैव गॉन, अब थ्री का जिक्र आया तो नन ऑफ द थ्री बॉयज हैज गॉन आउट ऑफ द रूम। अब यहां पर एक बात याद रखें कि मैंने पहले बताया कि ईच, एवरी, एनी, नीदर,
नन, वन, ये जब शुरू में आते हैं तो इसके साथ क्या आएगा, वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होगा। नन फाइल के तौर पर आए तो आमतौर पर फाइल वाहिद लगाएं, लेकिन बाद औक़ात नन के साथ फाइल जमा भी होता है। नन के लिए सिर्फ एक्सेप्शनल है ये बात, ये कि जमा और वाहिद दोनों के में इस्तेमाल हो सकता है। नन हैव गॉन अवे येट, अब देखो यहाँ कोई भी नहीं गया अभी तक, इसका तर्जुमा ये बनेगा कोई भी नहीं गया अभी तक। तो मकसद है कि हैव भी लगा सकते हैं, हैज भी नन के साथ, लेकिन बाकी सब के साथ आपने क्या लगाना है कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब लगाना है। अहम बात, अब अहम बात देखिए क्या है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर और नन जब फाइल के तौर पर आए तो मंदरजैल बातों का ख्याल रखें। ये तमाम अल्फाज वाहिद होते हैं, इसलिए इनके साथ फेल वाहिद आएगा। देखो मैं पहले बता चुका हूं, इज है, आर है तो इज लगाएं, हैव है तो हैज लगाएं, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस एस के इजाफा लगाएं अगर ये प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हो, प्रेजेंट डेफिनेट। मफूल भी वाहिद होगा, मफूल भी वाहिद लगाएंगे। मफूल का मतलब यह है कि जिस पर काम हो रहा हो, जैसे पॉजिटिव केस आ जाती है तो देर की जगह हिज लगाएंगे या हर लगाएंगे। गिनती को चेक कर लें, यानी इधर दो के लिए, एनी दो से ज्यादा के लिए, जबकि नीदर दो के लिए और नन दो से ज्यादा के लिए। इसका कॉलम देख लें कि दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए, नीदर दो के लिए, ईदर दो के लिए, यानी कि नीदर दो में से कोई नहीं, ईदर दो में से हर एक, और ईच हर एक। नन ज्यादा में से कोई नहीं, एनी ज्यादा में से कोई एक, और एवरी मतलब हर एक, दो से ज्यादा से मतलब लगेगा, दो से ज्यादा बंदे हो तो नन, एनी, एवरी आएगा, दो के लिए नीदर, इधर, ईच आएगा। यादाश्त सबके साथ फेल वाहिद लगाएं और मफूल भी वाहिद, यानी कि फेल भी वाहिद और मफूल भी वाहिद। एरर्स इन द यूज ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन, अब आ जाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस, क्योंकि हम प्रोनाउंस की अकसाम पढ़ रहे हैं तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर मिस्टेक होती है, तो इसमें ज़मीर गैर मुतअय्यन। वी यूज इनडेफिनेट प्रोनाउन फॉर पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग exactly what they are. The indefinite pronouns are the following. अब इसका मतलब क्या हुआ, we use indefinite pronouns कि इसमें ज़मीर गैर मुतअय्यन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, for people उन लोगों के लिए, और things चीजों के लिए, without saying जो बगैर कहे क्या करते हैं, exactly what they are, यानी कि बगैर कहे वो कर देते हैं और exactly बात होती है, जो भी होती है exactly होती है। The indefinite pronouns are the following: anybody कोई एक, anyone anything, everybody everyone everything, nobody no one nothing, somebody someone something। ये सारे indefinite pronouns है, दोबारा पढ़ ले, anybody anyone anything, nobody everybody everyone everything, nobody no one nothing, somebody someone something। नोट, नो वन इज रिटन एज टू वर्ड्स, नो वन जो है ना अलग अलग लिखना है, ये बात है, बाकी सारे आपने एक साथ लिखना है कि नो वन को आपने अलग अलग लिखना है। समटाइम्स हाइफन इज यूज, कभी कभार इसमें हाइफन भी लगा दिया जाता है, बाकी सारे एक साथ लिखने हैं। और यहाँ पर एनीथिंग जो है ना ये भी लिखा हुआ है, एनीथिंग ये भी अलग लिखा हुआ है, तो लेकिन यहाँ नो वन को एक्सेप्शन कहा, इस ये लाजमी अलग लिखना है, बाकी कोई भी अगर एक साथ लिखा जाए तो गलती का नहीं बताया जा रहा, लेकिन नो वन का बताया जा रहा है यहाँ पे। इनकरेक्ट, ईदर ऑफ थ्री क्लर्क्स हैव गॉट देयर पे। अच्छा अब देखो आपने पढ़ा है कि तीन या ज्यादा में से क्या है, मुस्बत काम कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर एनी ऑफ द थ्री क्लर्क्स हैज गॉट हिज पे। अब देखो यहाँ पर तीन मिस्टेक्स हैं इस सेंटेंस में, तीन। पहली बात तो ईदर की जगह एनी लगाया, दूसरी बात थ्री क्लर्क्स हैं तो ये एनी रख गया, और हैव की जगह हैज आएगा, और देयर की जगह हिज, यानी कि आप यहाँ पर देख लें कि ये तीनों ही इसमें तीन मिस्टेक है और तीनों ही आपने दुरुस्त लिखनी है। बाज़ औक़ात हम देख लेते हैं कि एक मिस्टेक है बस उसको दुरुस्त कर देते हैं, बाकी दो को इग्नोर कर देते हैं या एक को इग्नोर कर देते हैं, तो सेंटेंस तो फिर भी गलत ही होगा आपका, जब तक सारी इसमें दुरुस्तगी ना हो जाए। नीदर ऑफ द थ्री बॉयज हैव गॉट बैक देयर टिकट, नन ऑफ द थ्री बॉय, तीन के लिए नन आएगा। अब यहाँ पर हैव की जगह हैज आ जाएगा, गॉट बैक और देयर की जगह हिज आ जाएगा। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, देखिए ना, वन मस्ट डू वंस,
वन की जो वो फॉर्म लगेगी वंस लगेगी, वन के बाद हमेशा वंस लगाएं। अब ये बात याद रखें, ये वन वाला सेंटेंस बहुत कन्फ्लिक्शन पैदा करता है। याद रखें, वन जब शुरू में आ जाए तो इसके सारे जो पॉजेसिव केस होंगी या प्रोनाउंस होंगे वंस ही होंगे। अब आ जाते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। रिसिप्रोकल प्रोनाउंस का मतलब बाहमी इसमें ज़मीर। अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसमें म्यूचुअल यानी कि आपस में जो रिश्ता कायम किया जाता है उसके लिए रिसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। इज नोन एज रिसिप्रोकल प्रोनाउन। अब क्या होता है, ईच अदर या वन एंड अदर, ये दो लफ्ज हैं, देख ले। ईच अदर शुड बी यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन थिंग्स। ईच अदर हमेशा दो बंदे जब आपस में बात करें तो ईच अदर होता है, दो बंदों के दरमियान बात की जाए तो ईच अदर आएगा। और दो से ज्यादा अशखास के दरमियान, चीजों के दरमियान बात करें तो वन एंड अदर आएगा। दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए जब बाहमी बात हो तो वन एंड अदर। ईच अदर दो अशखास या अशय के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वन एंड अदर दो से ज्यादा अशखास के लिए या अशय के लिए। द टू ब्रदर्स हेटेड वन अनदर, द टू ब्रदर्स हेटेड ईच अदर, कि दो भाई आपस में एक दूसरे से नफरत करते, दो का जिक्र आ गया तो ईच अदर आएगा। पीपल शुड लव ईच अदर, अब लोगों का जिक्र है, बहुत ज्यादा लोग हैं तो पीपल शुड लव वन अनदर आएगा। एक्सरसाइज नंबर 10 आ गया। एक्सरसाइज नंबर 10 आ गया, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसमें सिर्फ इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की मिस्टेक्स होंगी, वो आपने करनी है। हिंट्स क्या है, नन, नीदर, ईदर, एवरी, ईच। जब फाइल के तौर पर आए तो इनके साथ फेल वाहिद लगाएं और मफूल भी वाहिद, जैसे कि देयर का हीज आएगा, हर आएगा, तो ये लगाना है। वन के साथ ऑब्जेक्ट वंस लगाएं। अब देखिए इसने यहाँ भी एक चार्ट दे दिया, बहुत अच्छा चार्ट है। दो के लिए बिटवीन आएगा, ईच अदर दो के लिए, इधर दो में से हर एक, नीदर दो में से कोई नहीं। अमंग ज्यादा में से यानी कि दो से ज्यादा के दरमियान, वन अंदर दो से ज्यादा के दरमियान, एनी दो से ज्यादा के लिए, नन तीन या ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन द थ्री ब्रदर। डिस्ट्रीब्यूट, अब देखो डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन द थ्री ब्रदर्स। अब थ्री ब्रदर के दरमियान आया तो डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, बिटवीन तो खत्म हो जाएगा और बिटवीन की जगह अमंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमंग। ये बात आपने याद रखनी है। नसीम एंड परवीन लव्ड वन अनदर। अब दो के जिक्र आ रहा है तो नसीम एंड परवीन लव्ड ईच अदर आएगा। ईदर ऑफ द फाइव प्लेयर्स आर इन द ग्राउंड, जब फाइव का जिक्र आ गया तो इधर नहीं आएगा, एनी ऑफ द फाइव प्लेयर आएगा। ठीक है ना, इसके लिए एनी का लफ्ज आ जाएगा, इधर के साथ एनी का कंपैरिजन बनता है। नन ऑफ द टू गर्ल्स हैव कमिटेड दिस सिन, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज कमिटेड दिस सिन। अब देखो यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में जो गलती वो भी देख लें। ईदर ऑफ द फाइव प्लेयर्स, आर नहीं आएगा, ईदर ऑफ द एनी ऑफ द फाइव प्लेयर्स इज इन द ग्राउंड, ये करेक्ट हो जाएगा। और नंबर 4 में देखें, नन ऑफ द टू नहीं आएगा, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज कमिटेड दिस सिन, क्योंकि इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। एनी वन ऑफ द टू बॉयज हैव डन दिस, ईदर ऑफ टू बॉयज हैज डन दिस, दो के लिए इधर आएगा। नीदर ऑफ थ्री बॉयज लाइक मैथमेटिक्स, नन ऑफ थ्री बॉयज लाइक्स मैथमेटिक्स। दो मिस्टेक, नीदर की जगह नन और लाइक की जगह लाइक्स आएगा। ईच ऑफ द बॉयज गिव्स देयर ओन वर्जन ऑफ इंसिडेंट। अब यहां पर ईच और एवरी के देखिए, यहां पर ईच ऑफ द बॉयज गिव्स हिज ओन वर्जन ऑफ इंसिडेंट। देखिए वाक्य के बारे में हर लड़के ने अपनी राय दी। अब वाक्य एक है और उसमें राय जो है ना अलग अलग है, अपने अपने अलग है, तो एवरी ऑफ द बॉयज गिव्स हिज ओन वर्जन ऑफ इंसिडेंट, ये भी दुरुस्त है। ईच ऑफ द बॉयज गिव्स हिज ओन वर्जन ऑफ, असल में यहां पर मिस्टेक देयर की है, यहां पर हिज आएगा। ईच ऑफ दीज गर्ल्स हैज रेड हिज बुक्स, यहां पर हैज रेड
हर बुक्स आएगा। ईच ऑफ दीज गर्ल्स, लड़कियों में सारे के ने, हैज रेड, इसको रेड पढ़ेंगे क्योंकि रीड की सेकंड थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड पढ़ते हैं, तो हैव रेड हर आएगा क्योंकि लड़कियां हैं तो हर बुक्स आएगा, देयर कट जाएगा। नीदर ऑफ द चार्जेस वार जस्ट, अब चार्जेस है, अब कितने नहीं पता, नन ऑफ द चार्जेस वाज जस्ट, यहाँ पर नेत्र की जगह नन आ जाएगा, ज्यादा चार्जेस है, दो की बात नहीं हो रही, ज्यादा क्यों हो रही है, तो फिर और साथ में इसका सिंगुलर वर्ब वाज आएगा। वन कैन लर्न हिज लेसन इफ ही अप्लाइज हिज माइंड टू डू इट। आप देखिए यहाँ पर कितनी मिस्टेक है, वन आया सबसे पहले, वन कैन लर्न, हिज की जगह वन आ जाएगा, लेसन इफ वन, ही की जगह फिर वन आएगा, अप्लाइज हिज की जगह वंस आएगा। अब यहाँ पर मिस्टेक कितनी बन गई, वन कैन लर्न वंस, यहाँ पर हिज की जगह वंस, इफ ही की जगह फिर वन, वन अप्लाइज वंस माइंड, तीन मिस्टेक बन गई इसके अंदर। तो ये आप देखिए हम बाज़ औक़ात वन को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, आगे इफ की जगह ही इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं ये नया सेंटेंस शुरू हो गया, नहीं, बात वन की ही हो रही है। ईच मस्ट कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन, अब ईच इस्तेमाल हुआ है तो ये बात याद रखें, बात ईच की हर एक की हो रही है तो फिर ही इस्तेमाल करेंगे, दे नहीं। ईच की मस्ट कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन। नन ऑफ दोस टू स्टूडेंट्स हैज वन द स्कॉलरशिप, नन ऑफ दोस टू स्टूडेंट, अब दो स्टूडेंट में से आएगा तो नीदर ऑफ दोस टू स्टूडेंट्स हैज वन द स्कॉलरशिप, नीदर आ जाएगा, और ये दो का इस्तेमाल हुआ है, दो में से किसी ने भी स्कॉलरशिप नहीं जीती, और साथ में हैव की जगह हैज लगाना है, वो लगा हुआ है पहले हैज। शी इनकरेजेड नीदर ऑफ द थ्री लवर्स, शी इनकरेजेड नन ऑफ द थ्री लव, जब थ्री लवर्स की बात हो रही है तो नन आएगा। वन मस्ट नॉट बूस्ट ऑफ हिज सक्सेस, वन मस्ट नॉट बूस्ट ऑफ वन सक्सेस, वंस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वंस, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म वंस है। ही वॉज टेलर देन ईदर ऑफ द थ्री ब्रदर, अब इधर नहीं आएगा, यहाँ पर एनी आएगा क्योंकि इधर की जगह एनी इस्तेमाल होते हैं जब थ्री या ज्यादा हो। ही वॉज टेलर देन एनी अदर ऑफ द थ्री ब्रदर। अरे एक और बात याद रखें, देन के बाद जब भी एनी आएगा तो उसके साथ अदर का लफ्ज लाजमी आएगा, तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज टेलर देन एनी अदर ऑफ द थ्री ब्रदर्स। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यहाँ पर वंस इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वन की। एवरीवन दैट सी यू लव यू, अब यहाँ पर एवरी में शुरू में आ गया तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। एवरीवन दैट सीज यू, सी के साथ इसका इजाफा सीज यू, और लव के साथ इजाफा लव्स यू, यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा एवरीवन दैट सीज यू लव्स यू, हर एक जो तुम्हें देखता है प्यार करता है। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स गॉट द प्राइज दे एक्सपेक्टेड, अब यहाँ पर नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स, ये तो बात दुरुस्त है, दो के लिए नीदर आएगा, गॉट द प्राइज शी एक्सपेक्टेड, यहाँ पर शी का लफ्ज आएगा क्योंकि, तो आपने पढ़ा है कि सब्जेक्टिव फॉर्म या सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर लड़कियां हैं तो शी लगेगा। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स गॉट द प्राइज शी एक्सपेक्टेड। Either of two houses are let to, either of the two houses is let to, दो के लिए इस्तेमाल हुआ है, दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर आर की बजाय इज आएगा। These two boys had one another, अब दो बॉय हैं तो फिर each other, these two boys had each other आएगा। The use of relative pronoun, इसमें ज़मीर मौसूल के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसमें ज़मीर मौसूली क्या होता है देख लें, who, whom, which, that, whose। रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर टू सम नाउन गोइंग बिफोर इट, एक रिलेटिव प्रोनाउन किसी ऐसे नाउन की तारीफ करता है जो इससे पहले फिक्रे में इस्तेमाल हो, फिक्रे में पहले इस्तेमाल हो, यानी कि देखें रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो नाउन इससे पहले इस्तेमाल हो उसी के बारे में बात करता है। अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। दिस इज द बुक विच आई वांट टू बाई, अब देखिए यहाँ पर बुक की बात हो रही है,
इस फिक्रे में विच रिलेटिव प्रोनाउन है और ये नाउन बुक जो इससे पहले आ रहा है की तारीफ कर रहा है। तो समझ आ गई, रिलेटिव प्रोनाउन सही है, ये मतलब फिक्रे में एक राब्ता कायम करते हैं, लेकिन हमेशा उस चीज के बारे में बयान करते हैं जो इससे फौरन पहले इस्तेमाल हुई हो। द यूज ऑफ